जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, आरएसएस भी सुन ले, एचवीपी भी सुन ले, कोई और उनका माइती है वो भी सुन ले। इस जंग की हिकमत क्या होगी, इसकी तरतीब क्या होगी, किस वक्त कहां कैसे करनी है, ये हमारे घर की गुफ्तगू यहाँ ही करते हैं। अब जरा यहां पर अगर हम रुकें तो उन्होंने जंग तो हमने करनी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो कह दिया उन्होंने, जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, लेकिन जो जंग का वक्त है कि हमने कब करनी है, ये हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। तो जनाब, ये जो जंग का एक जुनून है, जंगी जुनून, वो 75 सालों में खत्म होने में नहीं आ रहा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परsuaded टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 ईयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं, इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद माइनॉरिटी के हिंदू हैं, उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहां 100%, 100% सब मुसलमान हो जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के जो निगरान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। दोस्तों, ये जो पार्ट टाइम प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ये शायद ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होते हुए भी आंखें मूंद रहे हैं उस तरफ को। ये बेसिकली जंगें लड़ने की बात करते हैं, अपने देश के हालात नहीं देख रहे कैसे हैं। इलेक्शन कराने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, जो टैंक्स हैं उसमें डलाने के लिए पेट्रोल नहीं है इनके, जबकि कमांडर्स खुद कह चुके हैं। और ये देश की जो जनता है वो भूखमरी का शिकार हुई है, आटे आटे को कन कन को तरस रही है। अपना जो पूरा देश है पाकिस्तान, ये गृह युद्ध के अंदर चल रहा है। जितने इसके प्रदेश हैं वहाँ पे कोई ना कोई पंगा है, कोई ना कोई मूवमेंट चल रही है, कहीं टेररिस्ट आए दिन मार के जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों पर इसका ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान है कि भारत के साथ मैं जंगे करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये पार्ट टाइम प्रधानमंत्री हैं, ना कोई चुन के आए हुए हैं। आज हैं, इनको फरवरी में इलेक्शन कराने हैं, उस दिन से वो हो नहीं पा रहे, लोगों का ध्यान भटक रहे हैं। कम से कम ये अपनी आवाम से ही पूछ लेते कि वो चाहती है जंग। सारे बिजनेस के स्कैप्ट इन्होंने बंद कर लिए हैं, कोई काम धंधा नहीं, कौम को जिहाद की तरफ धकेल दो और अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लो। दोस्तों, इस तरफ जो अपनी आवाम को ये लेके जा रहे हैं तो आवाम गर्द में गिरती जा रही है और उसके लिए जिम्मेवार ये खुद हैं, क्योंकि इनसे बस का नहीं है अपने देश को चलाना। उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। आगे स्टेटमेंट देते हैं ये कि हमें भारत से क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, हम अफ्रीका से खेलेंगे, हम किसी और देश के साथ खेलेंगे, हमें भारत से क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं। भाई क्या कौन रहा क्रिकेट खेलने के लिए? अभी इंडिया ने थोड़ा सा मना ही किया है तो आपका वो जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो घुटने के बल झुक के हो गया कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया हमें पैसे दे दे, क्योंकि हम तो उनकी बदौलत ही चलते हैं।
और दूसरी तरफ आप जितने वो कर रहे हैं, इंडिया ने तो नहीं कभी कहा कि हम खेलना चाहते हैं। इंडिया तो हमेशा ही मना करता है कि हम आपके देश में नहीं जाएंगे। आप गिर कर आए हो तो इंडिया में खेलने के लिए, इंडिया ने नहीं कभी कहा आपको कि आप आओ खेलने के लिए यहाँ पर। इंडिया को जरूरत नहीं है आपकी, आप जैसे लोगों की, आप जैसे देश की जरूरत नहीं इंडिया को। इंडिया एक बहुत बड़ी उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। आप एटमी करते रहते वो धरे के धरे रह जाएंगे। वो युग बदल चुका है जिस युग की आप बात करते हो। तो कक्कर साहब, थोड़ा सा आप बोलते टाइम सोच लिया करें कि आप क्या कह रहे हैं और किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। अपने देश को ये ना चूरन खिलाना बंद कर दीजिए, मेन समस्याओं की तरफ ध्यान दीजिए अपने देश की, ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो सके। कश्मीर ना आपका पहले था, ना है, ना रहेगा। भारत का हिस्सा पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। आप क्या, आपकी कई पुश्ते इसके लिए आगे आ जाएं तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप लोग। ये बात अपने एक बार ध्यान में बिठा लीजिए। इसको छोड़कर आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो जीवन में तरक्की कर पाएंगे, नहीं तो आप जहाँ पर आज हैं उससे ज़्यादा और बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों देखते हैं बाकी के जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहे हैं। लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो पाकिस्तान में 24-25% जो मतलब के माइनॉरिटीज़ थी, दूसरी आबादी थी, नॉन मुस्लिम जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, जो भी लोग उस समय रह गए थे देश की आज़ादी के टाइम, 22 से लेकर 25% तक उनकी आबादी थी पाकिस्तान की अवाम में टोटल। लेकिन आज वो 1 से 1.5% रह गई है। उसको भी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस्लाम कबूल कर ले जितने भी हिंदू हैं यहाँ के, और ये अपने उसमें आ जाएं, मुस्लिम बन जाएं। तो देखिए इनकी सोच कहाँ तक है। अगर यही बात हिंदुस्तान कह दे तो ये तो मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसे एक गद्दार देश के वो हैं, ऐसे गद्दार प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो कि देश की जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, अपनी देश की जनता को। देखते हैं दोस्तों सोशल मीडिया में इस समय क्या चल रहा है। पहले अपने अंदर अपना सफर, अपनी जो सोल सर्चिंग है वो करें। हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक कन्फाइनमेंट के लिए, चाइना के लिए अमेरिका की जरूरत होगा, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकते हैं, हम क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ भी खेल, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट यूनाइटेड किंगडम के साथ भी खेलते, कई अक़वाम है क्रिकेट खेलने वाली। अगर कोई हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, हमें बिल्कुल शौक नहीं है उसके साथ खेलने। कोई हमारे गीत नहीं सुनना चाहता, हमारे गाने नहीं सुनना चाहता, ना सुने। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, उससे महजूज होते हैं, उनको सुनाएंगे। हम सिर्फ उनके साथ रिश्ता रखेंगे जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते। तो जरा काकर साहब ने जो ये फरमाया कि इंडिया जरूरत होगा अमेरिका की, हमारी जरूरत नहीं है इंडिया, ये वही नैरेटिव है कि जिसकी बिना पर हमने अभी तक इंडिया से ट्रेड स्टार्ट नहीं की। ये वही है बात। और इंडिया अमेरिका की जरूरत है तो ये भी तस्लीम कर लिया आपने। इसमें बात में उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि अब हम अमेरिका के अलाई नहीं रहे, इंडिया जो है वो अमेरिका का पार्टनर बन चुका है। अब वो अमेरिका के क्लोज है, हम क्लोज नहीं रहे, तो ठीक है, उनका होगा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात होती है। अच्छा सोचिए आप कि पहले हम कुछ अर्सा पहले तक ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात किया करते थे कि हमारे पास है, हम है। तो अब वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक जो है अगर उनकी कोई हैसियत तो वो उनके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। तो हमारे लिए नहीं है उसकी जो हम ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे एक इतने बड़े हमसाया मुल्क की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यही तो वजह है हमारा डाउनफॉल कहाँ पर है और उनकी तरक्की कहाँ पर है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है किसी ऐसे उसकी, तो उनको जरूरत होगी। यानी इसका मतलब ये है कि उनको है हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, हमें उनकी जरूरत नहीं। अच्छा इसी में जो वो ये कहते हैं कि क्रिकेट, सर अगर आपको क्रिकेट की उनकी नहीं खेलना चाहते तो फिर आप तड़प क्यों रहे थे, तड़फ के मर क्यों रहे थे कि हमें नहीं बुला रहे, हमारी तो लोगों को, ऑडियंस को इजाजत नहीं दे रहे वहां पर आकर देखने की मैचेस। और फिर उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम करवाना चाहते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में करवाने की इजाजत नहीं दी, अड़े रहे वो जय शाह साहब ने, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आप गए, सर के बल चल के गए वहां पर आप। और बल्कि पीसीबी ने तो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको बगैर सैलरी के भेज दिया, वहां पे जाके वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। यानी आप अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे तक नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन काकड़ साहब कह रहे हैं नहीं तो ना सही, हम क्यों खेलें, हम नहीं खेलते,
हम तो यूके से खेल लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लेंगे अगर वो टीमें आई तो। अगर दहशतगर्दी कम हो गई और वो दुनिया भर की टीम्स आपके उस मुल्क में आके खेलने को तैयार होगी तो जरूर आप खेलिए। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना सर, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। काकर साहब खुद भी जो है वो जो मैच देखते होंगे ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी शौक से देखते होंगे। अभी हो पाकिस्तान में मैच कोई, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाके सबसे आगे स्टेडियम में वजीर आजम साहब बैठे हुए होंगे, आप देखिएगा। ये उनको भी पता है। लेकिन मेरा तो सवाल यही कि सर कोई मसला ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलना चाहते तो दफा करें, आप कहें कि नहीं हमने नहीं आना आपकी तरफ, अपनी टीम को आपने क्यों भेज दिया, क्यों आप तरले मिन्नतें उनसे कर रहे थे, और मतलब क्या क्या कुछ हुआ इसके लिए, है नहीं। तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम क्या करें, हमारा तो बोर्ड ही उनके ऊपर चलता है, हमारी तो क्रिकेट ही उनके क्रिकेट बोर्ड पे चलती है, क्योंकि उनके पास ही तो पैसा है, वही तो सब कुछ आगे लेकर चलते हैं। तो कोई बताए, कोई रमीज राजा साहब क्रिकेट वाले काकर साहब को जरा इन्फॉर्म करें, ब्रीफ करें सर की कहता है तुसी ए गल नहीं हैगी सर, उनके बगैर तो असी कुछ नहीं, क्रिकेट खेलने वास्ते जरूरी है ये करना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। से मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं दे तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटेंड ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना हो इस बात पे रिएक्शन होना क्या था? होती? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट हिंदू, वो देखे हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, ये क्या बात हुई भाई? हो जाएंगे और लोग लड़े क्यों वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकोनॉमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ होगा भाई कि पहले- जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम जी कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो नवारुल्लाह काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू शहरों बस्तियों से होकर आया हूं यार। हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी जो है जो बेचारे वो इंतहाई मासूम है और खौफ ज़्यादा डरे हुए, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, वो तो बात नहीं कर सकते बेचारे, खामोश रहते हैं और हर बात पे डरते हैं। तुम्हारे वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ये तो नहीं कहता कि उन्हें कन्वर्ट करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो नहीं है ना। इंडिया के मामले में जो हमारी फिक्र है वो कोई फिक्र है इंडिया हमने तो अमेरिका की भी फिक्र हमें लगी हुई है, एज ए पाकिस्तानी हमें बरतानिया की भी फिक्र है, फ्रांस की भी हमें फिक्र है। फिक्र नहीं है तो अपनी नहीं है, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं है, आईने में अपना चेहरा हम देखते ही नहीं है। तो भाई इंडिया की फिक्र ना करो। कि होम मिनिस्टर सुन लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सुन लें, ये मैं नहीं कह रही है, काकर साहब ने फरमाया। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने ये कहा है, नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने धमकियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी। तो ये जो दबके लगाए हैं उन्होंने, जो धमकियां लगाई हैं और जो ताने सलवातें उन्होंने सुनाई हैं, और इसी के साथ आखिर में गुजारिशात भी कुछ नजर आई हैं, तो ये हम आपके सामने आज रखेंगे और बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। गो कि ये 25 मिनट की उनकी तकरीर थी, 25 मिनट्स की, अनवारुल्लाह काकर साहब की, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे डंके की चोट पर बात की है कि लगता है कि वो अगले 10 साल के लिए वजीर आजम है। जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, उनको बहुत कॉन्फिडेंस में उन्होंने बात की। अच्छा, जो ये स्पीच है उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा
कि जो एक आप थंबनेल पे इस वक्त देख रहे हैं जो टाइटल है कि हमने जंग करनी है, हमने जंग लड़नी है, लेकिन वक्त जो है वो हम उसका तयन करेंगे। सर क्या बात है, वाह। मैंने कहा कि देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ यही बात नहीं की उन्होंने जो इस खित्ते की, इंडिया पाकिस्तान की, इस रीजन की, बल्कि जो सिविलाइजेशंस हैं उसकी हिस्ट्री तक वो गए हैं। उन्होंने हिस्ट्री से लेकर और फिर फ्यूचर तक और हाल तक जो कुछ है उसके ऊपर बात की है। सबसे पहले जरा मैं आपको उनका एक पॉइंट सुनवाती हूँ और फिर वन बाय वन आगे बढ़ते हैं कि काकड़ साहब ने कैसे दबके लगाए हैं और क्या नारे लगाए हैं। वो जो एक मौला जट का तस्वुर है वो हमारे सामने हमें नजर आया और वो क्या फरमा रहे हैं। तारीख कभी न पाकिस्तान की हुकूमत गारंटी कर सकती है, न आजाद कश्मीर की हुकूमत गारंटी कर सकती है। ये लोगों की रूहें गारंटी करती है, ये लोगों के ईमान गारंटी करते हैं। और जब वो उस यकीन और इस्तेहकाम से उठते हैं, जरा अपने अपने गलों में गरेबान में सब जान के देख लें कि हमारे कमिटमेंट और कन्विक्शन का सतह क्या है। मैं भी बड़ी सख्त तकरीर यहां कर सकता हूं और सुन भी सकता हूं, दोनों चीजें करनी। क्या इस जद्दोजहद में 7 दिहाइयों में, 7.5 दिहाइयों में जो उसके तकाजे थे, पाकिस्तान ने कितने पूरे किए, कश्मीरियों ने कितने पूरे किए हैं। आए एक ऑनेस्ट डायलॉग फिर से करते हैं। मैं सबको वेलकम करता हूं। तानों से बातें नहीं होंगी, न तानों से मसाइल हल होते हैं। मसाइल दलील से हल होते हैं, तरगीब से होते हैं, तरतीब से होते हैं, हिकमत से होते हैं। लेकिन ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगें लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगें? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगें लड़ेंगे। उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगें लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगें लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगें जो सी हैं वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले
के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है, और आप टेक्नोलॉजी में पे दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं, जंग की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना दे के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। कंट्रोल। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।